हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके लिए छत्तीसगढ़ सेट 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया हूं और जहां पे हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और उसके ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा कैसे इस तरीके के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो टॉपिक्स है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से आपको फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। और ये हमारा सेकंड जो प्रश्न पत्र है जहां पे हम बात करेंगे, जिसमें मैं 50 क्वेश्चन सॉल्यूशन आपको दूंगा। ठीक है, ये पार्ट 1 है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो आपको लेके आएंगे जहां पे हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा असर्शन रीजन का। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 2024 का। अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा तो आप सेट ए में देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका सेट ए में आया हुआ है और यहाँ पे पूछा गया है कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से था ये क्वेश्चन। ठीक है, कहाँ से था ये? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से था, जहां पे आपको प्लेटिनम के कुछ कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, मैं आपको थोड़ा हाईलाइट करके दिखाता हूँ क्या है यहाँ पे। द रेट ऑफ इक्वेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स, दो कॉम्प्लेक्स दिया हुआ था प्लेटिनम का। ठीक है, इधर वाला प्लेटिनम Cl4 माइनस PtCl3NH3 माइनस और PtCl2NH3, ये चार कॉम्प्लेक्स के लिए आपको पूछा गया है कि इट प्रोसीड्स थ्रू SN2 मैकेनिज्म। रीजन दिया हुआ है। ठीक है, द रेट ऑफ इक्वेशन शुड डिक्रीज फ्रॉम कॉम्प्लेक्स ऑफ लोअर पॉजिटिव चार्ज टू कॉम्प्लेक्स ऑफ हायर पॉजिटिव चार्ज। अब उसका देखो, आपका एसर्शन का कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है। एसर्शन यानी कि आपका जो कथन कहते हैं, जिसको हम कथन कह रहा है कि द रेट ऑफ इक्वेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स सच एज प्रोसीड थ्रू SN2 मैकेनिज्म। मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स है वो SN2 से प्रोसीड होता है कह रहा है। रीजन कह रहा है द रेट ऑफ इक्वेशन, जो इक्वेशन का जो रेट है वो डिक्रीज होना चाहिए फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स ऑफ लोअर पॉजिटिव चार्ज टू कॉम्प्लेक्स ऑफ हायर पॉजिटिव चार्ज। पहला असर्शन, दूसरा रीजन। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं वो अधिकतर टाइम आपको असर्शन देंगे और आपका रीजन जब देंगे तो हमको दोनों चीजें को समझना पड़ता है। और ये क्वेश्चन लगभग अगर आपके पास 100 क्वेश्चन है तो कम से कम में 30 क्वेश्चन में ऐसे आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए मैं सीधा आपको एक्सप्लेनेशन की तरफ लेके चलता हूँ। क्या कह रहा है ये, पहले बात समझो। ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का रिएक्शन मैकेनिज्म वाले पार्ट का क्वेश्चन है, तो इसको तो बिल्कुल करना है। मैं आपको वही बताने वाला हूँ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन कह रहा है एसर्शन जो है प्लेटिनम का जो कॉम्प्लेक्स होते हैं जनरली, ठीक है, जनरली SN2 वाले जो मैकेनिज्म होते हैं वो एसोसिएटिव जाते हैं। ठीक है, क्या जाते हैं? एसोसिएटिव पाथ जाते हैं। और ये भी याद रखना, एसोसिएटिव पाथ जाने के लिए क्या होता है, एक कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज होता है। जैसे मान लिया जाए प्लेटिनम का यहाँ पे आपका स्क्वायर प्लेनर बना हुआ है, तो जब ये कोई लिगेंड ये XY है तो इसको अपने आप में क्या करता है, एसोसिएट करता है, जोड़ता है। तो ऐसे वाले कॉम्प्लेक्स अपने आप में जो SN2 पाथ से जाता है वो एसोसिएटिव मैकेनिज्म से जाता है। तो यहाँ पे आपको ये कह रहा है कि PtCl42 माइनस PtCl3NH3 सिंगल माइनस PtCl2NH3, और ये जो कॉम्प्लेक्स है ये इक्वेशन होता है कौन से प्रोसेस से? एसोसिएटिव पाथवे से जाता है और वो SN2 टाइप मैकेनिज्म है, क्योंकि इसके पास क्लोरीन ग्रुप, देखो यहाँ पे क्लोरीन ग्रुप जब निकलता है तो निकलने से पहले H2O क्या करता है, अप्रोच करता है। इक्वेशन का मतलब H2O के साथ रिएक्शन करना होता है। तो टेम्पररी इसके पास जो प्लेटिनम होता है वो 4 कोऑर्डिनेट से कुछ समय के लिए 5 कोऑर्डिनेट चला जाता है। तो ये वही कह रहा है कि 4 कोऑर्डिनेट से कहाँ जाता है, 5 कोऑर्डिनेट में जाता है, ट्रांजिशन स्टेट में जाता है। उसके बाद फिर से कहाँ चला जाता है, जब क्लोरीन लीव हो जाता है तो वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो जाता है और वहां पे ये अपना फिर से 4 कोऑर्डिनेशन गेन कर लेता है। इसका मतलब ये है कि प्लेटिनम के आपके कॉम्प्लेक्स जो दिए रहेंगे वो SN2 से जाएगा, और अगर ये डिसोसिएटिव पाथ रहता है तो वो SN1 से जाएगा, याद रखना। तो SN1, इसको ट्रिक बताया था हमको। SN1D, SN जैसे होता है ना 1D 2D, वैसे वाला SN2 वाला कहाँ जाएगा, SN2 मतलब एसोसिएटिव से जाएगा, और SN1 कहाँ से जाएगा, डिसोसिएटिव से जाएगा। इतना इसमें याद रखना है आपको। इसका मतलब ये है कि इसका असर्शन जो है सही है। नाउ लेट अस कंसीडर व्हाट इज अबाउट रीजन। रीजन क्या था? रीजन हो सकता है
रीजन इसके दूसरे पहलू को बता रहा होगा। तो कॉम्प्लेक्स के पास जो चार्जेस हैं, देखो पहले पास एक माइनस चार्ज है, उसके पास यानी कि इसकी जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो -2 -1 0 +1, यहाँ पे इसका -2 है, फिर यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 0, यहाँ पे +1। तो एज द चार्ज बिकम मोर पॉजिटिव, जैसे जैसे चार्ज आपका पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, द रेट ऑफ इक्वेशन डिक्रीजेस, रेट ऑफ आयन डिक्रीजेस। ये आपको लिख के दिया है, कौन रीजन में लिख के दिया है। अब वाई इन द एसोसिएटिव मैकेनिज्म द एंटरिंग मॉलिक्यूल H2O has to approach the platinum center and form a bond, the more charged complex attract the polar incoming water molecule more effectively। जिसके पास ज्यादा नेगेटिव चार्ज रहेगा, मोर नेगेटिव चार्ज फास्टर इक्वेशन और मोर पॉजिटिव चार्ज स्लोअर इक्वेशन। तो ये वही कह रहा है कि मोर पोलर यानी कि अट्रैक्ट द पोलर इनकमिंग वाटर मॉलिक्यूल और इफेक्टिवली मेकिंग द एसोसिएटिव अप्रोच इजियर। देयरफॉर इसका रीजन भी क्या है, रीजन भी क्या, देखो यहाँ पे चार्ज जो है डिक्रीज हो रहा है, तो चार्ज डिक्रीज कहने का मतलब यह है -2 -1 0 और +1, तो -2 से +1 जा रहा है, यानी कि चार्ज क्या हो रहा है, ज्यादा पॉजिटिव हो रहा है। और जैसे ही ज्यादा पॉजिटिव होता है तो ज्यादा पॉजिटिव मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन कमी है, इसलिए क्या करता है, स्लोअर इक्वेशन रिएक्शन करता है। जबकि जिसके पास ज्यादा नेगेटिव चार्ज रहेगा वो फास्टर इक्वेशन की काम करेगा, कि तुरंत वो क्या करेगा, लिगेंड को एक्सचेंज कर सकता है। तो ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है, ये लाइन याद रखना, ये जो आपको लाइन लिख के दिया मैंने, ये ट्रिक के तौर पे आपके लिए बहुत अच्छा है। मोर नेगेटिव चार्ज फास्टर इक्वेशन, मोर पॉजिटिव चार्ज स्लोअर इक्वेशन, ये दो चीजें। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका, क्या लिखा है, बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू। बट देखो एसर्शन एंड रीजन ट्रू है, लेकिन एक्सप्लेनेशन है कि नहीं ये भी आपको जानना है। नाउ लेट अस कंसीडर, आपने ये तो पता कर लिया कि ये आपका ट्रू है और ये भी आपका ट्रू है। अब ये देखते हैं कि आर का जो रीजन है वो एसर्शन का करेक्ट एक्सप्रेशन है कि नहीं है। सो वाई इज आर नॉट द करेक्ट एक्सप्रेशन, अब ये भी आपको जानना है कि आपने ये तो पता कर लिया कि दोनों सही हैं, लेकिन यहीं पे हम फंसते हैं कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन करने का मतलब क्या है। नाउ द असर्शन सेज द मैकेनिज्म इज SN2, बिल्कुल SN2 है, एग्री करते हैं हम। द रीजन ओनली टेल्स अबाउट द इफेक्ट ऑफ चार्ज ऑन द रिएक्शन रेट, रिएक्शन रेट का सिर्फ और सिर्फ वो इफेक्ट बता रहा है कि अगर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है तो स्लोअर एक्सचेंज होगा, ज्यादा नेगेटिव चार्ज है तो फास्टर एक्सचेंज होगा। लेकिन अब रेट डिक्रीजेस एज द चार्ज बिकम मोर पॉजिटिव, ये चार्ज जो है सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन बता रहा है, ना कि एसोसिएशन होगा कि नहीं होगा। इट डज नॉट डायरेक्टली एस्टेब्लिश दैट द रिएक्शन प्रोसीड थ्रू SN2, ये रीजन ये नहीं बता पा रहा है कि ये SN2 से जाएगा कि SN1 से जाएगा। हाँ, लेकिन ये इतना बता पा रहा है कि चार्ज के बढ़ने या कम होने से आपका इक्वेशन का रेट कम ज्यादा हो सकता है। So the evidence for an associative mechanism is the interaction of the incoming ligand with platinum in the rate determining state, producing a 5-coordinate transition state intermediate. That is why R is a charge effect observation. इसका जो रीजन है वो चार्ज के इफेक्ट के बारे में बात कर रहा है, नॉट द डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द मैकेनिज्म। मैकेनिज्म के बारे में नहीं बता पा रहा है कि ये SN2 से जाएगा या SN1 से जाएगा, बट इतना बता पा रहा है कि इक्वेशन स्लो होगा या फास्ट होगा। तो यही आपका आंसर है कि आर जो है एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है रीजन को, लेकिन दोनों सही है। सो आवर आंसर इज व्हाट, बोथ द असर्शन एंड रीजन, बोथ द असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट या ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ये आपका आंसर सही है, और आप चेक कर सकते हैं आपका सीजी व्यापम के जो सेट ए में इसका आंसर भी क्या दिया हुआ था, बी दिया हुआ था। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं था आंसर का, और ये बिल्कुल सही आंसर दिया हुआ था। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे चलते हैं जहां पे हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। एसर्शन रीजन का फिर से आकर देखिए, एसर्शन रीजन का ही क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलता है, तो ये चीजें हमको एकदम दिमाग में रखना है कि हमको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और मैं इसीलिए आपके जो टेस्ट होते हैं वहां पे ये क्वेश्चन आपको देता हूं ताकि आप समझ पाए कि क्या कह रहा है ये। चलिए, एसर्शन कह रहा है कि राका पैरामीटर रिपल्सन, राका पैरामीटर रिपल्सन, सॉरी राका इंटर ionic repulsion parameter of the
फ्री मेटल आयन इज लेस देन द कॉम्प्लेक्स मेटल आयन। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि राका पैरामीटर जो है या राका इंटर आयनिक रिपल्सन पैरामीटर जो है फ्री मेटल आयन का कम होता है कंपेरेटिवली कॉम्प्लेक्स मेटल आयन से। रीजन कहता है कि इंक्रीज इन द साइज ऑफ डी ऑर्बिटल इन कॉम्प्लेक्स मेटल डिक्रीज द इंटर आयनिक रिपल्सन अमंग द डी इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे समझना है बात को कि पहले वाला स्टेटमेंट कह रहा है कि राका इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन पैरामीटर ऑफ द फ्री मेटल आयन इज लेस देन द कॉम्प्लेक्स मेटल। पहले स्टेटमेंट में कह दिया कि आपका जो फ्री मेटल का होता है, ठीक है, फ्री मेटल का होता है वो कम होता है कह रहा है, ठीक है, कम होता है कह रहा है, कहां से, कॉम्प्लेक्स से। रीजन कह रहा है कि इंक्रीज इन द साइज ऑफ द डी ऑर्बिटल इन कॉम्प्लेक्स मेटल, जब मेटल कॉम्प्लेक्स बनाता है तो उसकी जो साइज है, इंक्रीज इन द साइज ऑफ द ऑर्बिटल मेटल एंड डिक्रीज द इंटर आयनिक रिपल्सन अमंग द डी इलेक्ट्रॉन। मतलब जैसे जैसे साइज बढ़ता है रिपल्सन जो है कम होता है। बिल्कुल सही बात बोल रही है भाई, साइज बढ़ेगा मतलब रिपल्सन कम होगा। तो इसका क्या हो सकता है, बोथ assertion A and reason are correct and R is the correct explanation of assertion। सेकंड कह रहा है कि both are true but not correct explanation, assertion is true but R is false and assertion is false and R is true। तो चलिए इसका एनालाइज करते हैं क्या कहता है। राका पैरामीटर है क्या एक्चुअली में, पहले इसको समझ लेते हैं। द राका पैरामीटर The Raka inter-ionic repulsion parameter measures the repulsion between electron in the d orbital। d orbital के इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन का जो मेजरिंग करने का काम करता है वो है हमारा राका पैरामीटर। अब ये फ्री मेटल में है, मतलब कोई भी इसके पास लिगेंड अप्रोच नहीं हुआ है, तो फ्री मेटल में होगा क्या, लिगेंड कोऑर्डिनेशन कॉजेज द डी ऑर्बिटल टू एक्सपांड। जैसे ही लिगेंड के पास डी ऑर्बिटल आता है वो एक्सपांड करता है, और एक्सपांड करने से क्या होता है, रिपल्सन कम होता है। सो द इफेक्टिव साइज ऑफ द डी इलेक्ट्रॉन क्लाउड इंक्रीजेस, देयरफॉर डी डी इलेक्ट्रॉन रिपल्सन डिक्रीजेस। भाई एक लिगेंड, यहाँ पे डी ऑर्बिटल है, एक लिगेंड आया, लिगेंड अप्रोच कर रहा है, तो जैसे ही लिगेंड अप्रोच करेगा साइज बढ़ेगा, इसका मतलब ये है कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन में रिपल्सन कम होगा। तो फ्री आयन देखिए यहाँ लिखा है therefore dd electron repulsion decreases, this phenomena is called the नेफ्लॉग्जेटिक इफेक्ट। और फ्री आयन में रिपल्सन ज्यादा होता है जबकि कॉम्प्लेक्स में रिपल्सन कम होता है। तो ये चीज याद रखना, रिपल्सन अगर कम होगा किसमें, जो आपका फ्री मेटल में रिपल्सन ज्यादा है बोल रहा हूँ, और कॉम्प्लेक्स में, ये रिपल्सन की बात कर रहे हैं ना, देखिए क्या की बात कर रहा है, रिपल्सन की बात कर रहा है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड कॉम्प्लेक्स में जाता है उसका रिपल्सन कम हो जाता है। तो असर्शन अपोजिट कह रहा है, देखिए असर्शन आपका जो बिल्कुल उल्टा कह रहा है। असर्शन कह रहा है कि राका इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन पैरामीटर ऑफ द फ्री आयन इज लेस देन द कॉम्प्लेक्स। ये तो गलत है ना भाई, कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, ज्यादा होगा, जबकि फ्री आयन, सॉरी, कॉम्प्लेक्स में कम होगा, फ्री आयन में क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तभी तो लिगेंड की अप्रोच जाके जब वो कम हो रहा है, तो यहाँ पे आपका जो एसर्शन है वो उल्टा कह रहा है, जबकि होता क्या है, देखिए आपका फ्री आयन में रिपल्सन क्या है बोल रहा हूं मैं, ज्यादा, और कॉम्प्लेक्स के बनते ही साइज बड़ा हो जा रहा है। मतलब रिपल्सन जो है, ध्यान से सुनिएगा, रिपल्सन जो है आपका कॉम्प्लेक्स में डिक्रीज हो रहा है, जबकि फ्री आयन में ज्यादा है। और आपका एसर्शन कह रहा है कि राका इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन पैरामीटर ऑफ द फ्री आयन इज लेस। गलत है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो असर्शन है वो फॉल्स है और रीजन हमारा ट्रू है। रीजन बिल्कुल ट्रू है कि इंक्रीज इन साइज ऑफ कॉम्प्लेक्स मेटल आयन डिक्रीजेस द इंटर आयनिक रिपल्सन अमंग द डी इलेक्ट्रॉन। नाउ सो व्हाट इज द ऑप्शन, देखिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा, कहाँ चला गया, ये आपका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो आप टिक लगा लीजिए इसमें, ठीक है, टिक लगा सकते हैं आप कि देखो यहाँ पे जो ट्रू वाला ऑप्शन तो पहले कट जाएगा, ये दोनों ट्रू वाला है, असर्शन ट्रू ही नहीं है, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि असर्शन इज ट्रू, यानी ये भी कट गया, तो आपका सीधा सीधा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और ये सीजी वेपम की वेबसाइट में भी आपका जो आंसर किया है वहां से भी डी आंसर है, तो इसमें कोई भी डाउट नहीं था, बिल्कुल भी डाउट नहीं है, ये आपका आंसर डी है। चलिए तीसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जहां पे आपको समझाता हूं मैं
क्या होता है आपका एनर्जी सेपरेशन बिटवीन जे स्टेट आर वेरी स्मॉल। ध्यान दीजिएगा, जे स्टेट की बात कर रहा है, स्मॉल देन द नंबर ऑफ mj लेवल ऑफ द ग्राउंड टर्म d2 कॉन्फ़िगरेशन। d2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको ग्राउंड टर्म पूछा गया है और उसमें आपका जो ग्राउंड जे लेवल है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है आपका, ग्राउंड जे लेवल है तो सबसे पहले तो आप ये निकालिए d2 आपको कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है और d2 के लिए आपको ग्राउंड टर्म निकालना पड़ेगा। d2 के लिए आप जब ग्राउंड टर्म निकालेंगे तो मैंने आपको ट्रिक भी बताया था, डी एफ एफ डी एस डी एफ एफ डी एस, ये D1 का है, ये D2 का है, ये D3 का है, ये D4 का है, D5, D6, D7, D8, D9 और D10। ये बिल्कुल आप याद कर लीजिए इसको, डी एफ एफ डी एस, डी एफ एफ डी एस, डी एफ एफ डी एस। और हमको एग्जाम में उतना टाइम नहीं रहता है तो हमको पूछा गया D2 का, तो D2 का होगा एफ टर्म और कितने इलेक्ट्रॉन है D2 में, 2 इलेक्ट्रॉन है तो देखिए 1 2, तो ये हो जाएगा 2 + 1 यानी कि n+1 = क्या 3। 3f हमारा क्या आ गया टर्म। 3f टर्म में हमको ये समझना है कि यहाँ पे इसकी पॉसिबल जे वैल्यू क्या क्या हो सकती है। हमने तो निकाल लिया 2s + 1 और jl की वैल्यू, तो j = क्या होगा l + s से लेकर l - s तक जाता है। l की वैल्यू क्या है हमारा, l की वैल्यू है हमारा 3, तभी तो f आया है, तो 3 + 1 और l - s 3 - 1, तो ये जाएगा 4 3 2। अब यहाँ पे आपको पूछा गया है ग्राउंड टर्म, तो ग्राउंड टर्म ये है हमारा, क्योंकि ये हमारा लोअर वैल्यू है। अब दिस इज, इफ दिस इज ग्राउंड टर्म तो j की वैल्यू कितना है 2, और आपका याद रखिए नंबर ऑफ mj लेवल का फॉर्मूला होता है, अगर आपको नहीं पता तो सुन लीजिए, 2j + 1। Now put the value of j, 2 × 2 + 1, that will come to the 5. So which is the answer? Answer D is the right answer that you can see here. आपका 5 आंसर जो है 5 वाला, ठीक है। ये कह रहा था आपका 5th। तो ये आपका छत्तीसगढ़ सेट 2024 का क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, जहां पे आप इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। और ये जे की वैल्यू जो 2 है, इसका कहने का मतलब ये है, ये इसकी जो वैल्यू शुरुआत होगी, ये इसकी वैल्यू शुरुआत कहाँ से होगी, -2 -1 0 +1 और +2, ये इसी की बात कर रहा है। जे की जो 5 वैल्यू आ रही है वो कहाँ से आ रही है, यही है, ठीक है। और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, क्योंकि जे की वैल्यू 5 कहने का मतलब ये है क्वांटम नंबर आपको वही है। तो अकॉर्डिंग टू हुम्स के जो रूल है, लेस देन अगर हाफ फिल्ड है, ठीक है, तो हम लोवेस्ट वैल्यू को क्या लेते हैं, ग्राउंड स्टेट लेते हैं, तो इसीलिए है। और इसका और चीजें मैं आपको बता दूं कि द क्वेश्चन आस्क फॉर द mj लेवल ऑफ द ग्राउंड स्टेट 3f2 नॉट द टोटल नंबर ऑफ स्टेट इन द एंटायर। अगर आप गलती से भी 3f का टोटल नंबर ऑफ स्टेट निकालेंगे तो ये 21 आएगा। तो जो बच्चे 21 में टिक लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ऑप्शन 21 भी दिया है, तो कई लोग इसको 21 मार के आए रहेंगे, तो उसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको पूछा क्या गया था, यहाँ क्वेश्चन को मैंने एकदम स्पेसिफाई कर दिया है। द क्वेश्चन आस्क फॉर द mj लेवल ऑफ द ग्राउंड स्टेट 3f2 नॉट द टोटल नंबर ऑफ स्टेट। अगर टोटल नंबर ऑफ स्टेट पूछता तो आप 2j + 1 और 2l + 1 का वैल्यू लगाते, जहां पे 7 से 21 हो जाता है, ठीक है। और इसका ट्रिक भी होता है, जिस ऑर्बिटल के साथ आप कर रहे हैं उसका मल्टीप्लाई कर देना, तो f में 7 ऑर्बिटल होता है, 7 3 हो जाएगा 21, जबकि ये आंसर हमारा नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया हमारा चौथा क्वेश्चन। अब हम चलते हैं पांचवा क्वेश्चन की तरफ, सॉरी तीसरा क्वेश्चन था, चौथा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, चौथा क्वेश्चन द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, CO बॉन्ड ऑर्डर इन मिक्स्ड फॉस्फेन कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स वेरीज इन द ऑर्डर। कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर पूछा जा रहा है और इसमें आपका कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है फास्फेन के साथ। तो एक बार में देखिए, एक पहले में तीनों फास्फेन है, ध्यान दीजिएगा, मॉलिब्डेनम के साथ जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, तो यहाँ पे 3 फास्फेन दिया हुआ है, आप ऐसे बना सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, तो ये हो जाएगा कार्बोनिल कार्बोनिल कार्बोनिल, ये हमारा PPH3 हो गया, और ये भी हमारा PPH3 हो गया, और ये PPH3, ठीक है। ये पहला हो गया। दूसरा में क्या किया है, एक PPH3 को रिप्लेस कर दिया है क्लोरीन से,
तो सेम चीज मैं यहाँ पे बनाता हूँ 1 2 3 4 5 6 एक क्लोरीन आ जाएगा, हमारे ना PPH2 लिख दिया, PPH3, ठीक है, ये हो गया कार्बोनिल कार्बन। और तीसरे में क्या किया, 2 क्लोरीन से रिप्लेस कर दिया, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं Cl2 लगा हुआ है। तो आप जब इसको इस तरीके जब क्वेश्चन आएंगे थोड़ा सा इसको ओपन करके बनाइएगा, क्योंकि कुछ चीजें ओपन करने से यहाँ पे आपको समझ आएगा कि 2 क्लोरीन यहाँ पे लगेगा और एक हमारा PPH लगेगा, ठीक है। और चौथा ऑप्शन में क्या हुआ है, सारे PPH2 को रिप्लेस कर दिया है, तो ये बन जाएगा मॉलिब्डेनम, ये हो जाएगा Cl, ठीक है, यानी कि Cl यहाँ पे क्या हो जाएगा, PCl3 हो जाएगा, तो PCl हो जाएगा, PCl, और ये हो जाएगा PCl और PCl, ठीक है, PCl तो रहेगा ही, और ये अपना CO और CO। तो इस चारों ऑप्शन में क्या रहा है, बॉन्ड ऑर्डर आपको पूछा, हम ये भी पता है हमको कि मेटल जितना बैक बॉन्डिंग करता है कार्बन मोनोऑक्साइड में, उसकी बॉन्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो ये शॉर्टकट ट्रिक है, बैक बॉन्डिंग इंक्रीजेस, CO फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, और फ्रीक्वेंसी अगर डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब वो डायरेक्टली प्रपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर का, तो बॉन्ड ऑर्डर भी क्या होगा, कम होगा, बॉन्ड ऑर्डर भी कम होगा। इतना हमको पता है कि बैक बॉन्डिंग, व्हेनेवर बैक बॉन्डिंग इंक्रीजेस, ये अगर इलेक्ट्रॉन इसकी एंटी बॉन्डिंग में डालेगा तो ये बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है। तो आपको पूछा गया था बॉन्ड ऑर्डर क्या, अब कौन से ऑर्डर में नहीं बताया, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा था वेरीज इन द ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर है डिक्रीजिंग ऑर्डर। कई बच्चों का क्वेश्चन था इसमें, सर हम इसमें इंक्रीजिंग बनाएंगे डिक्रीजिंग बनाए, तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लो क्या बोल रहा है, कौन से ऑर्डर में, खुद आपके ऑप्शन में है ऑर्डर में। तो देखो सबसे ज्यादा जिसका फ्रीक्वेंसी होगा उसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, और जिसमें ज्यादा बैक बॉन्डिंग होगा उसका बॉन्ड ऑर्डर कम होगा। तो पहले वाले में 3 PH3 लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ज्यादा बैक बॉन्डिंग करेगा, तो ए वाले का बॉन्ड ऑर्डर कम होगा। तो ए वाले का बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, किसमें है, ये देखो, अगर मैं इसको डिक्रीजिंग में भी जमाता हूँ या इंक्रीजिंग में भी जमाता हूँ, तो ए वाले का बॉन्ड सबसे कम दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि भाई शुरू में होगा तो ज्यादा होगा नहीं, रिवर्स भी कर सकते हैं अगर ऑप्शन ऐसा रहता है तो। उसके बाद क्या आएगा, सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर आ गया, सी का सबसे ज्यादा है, देखो सी में क्या है तुम्हारा PH3 जो लगा हुआ है, PPS जो Cl2 है, या इसमें चेक कर लेते हैं और कौन सा हो सकता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या कह रहा है ये, कि जो मेटल के साथ कार्बोनेट का जो बैक बॉन्डिंग होगा, तो व्हेन बैक बॉन्डिंग इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन्स इंटर टू द CO पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग, ये तो मैंने आपको बता दिया। तो आपके पास 4 फास्फिन दिया हुआ है, PH3, PH2Cl, PH2Cl, PCl3। तो क्लोरीन इज स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, सो रिप्लेसिंग फेनाइल ग्रुप बाय क्लोरीन डिक्रीजेस द बॉन्ड द डोनर एबिलिटी ऑफ फास्फिन। देखो क्लोरीन का एक्सेप्टिंग पावर ज्यादा है, फास्फिन का डोनर प्रॉपर्टी ज्यादा है, तो जितना ज्यादा आप क्लोरीन को रिप्लेस करते जाएंगे इसकी क्या होगी, इसकी जो डोनर एबिलिटी होती जाएगा कम होती जाएगा, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ MOCO बैक बॉन्डिंग कह रहा है कि स्ट्रॉन्गर फास्फिन डोनेशन, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन मोलिब्डेनम, मोर एमो बैक बॉन्डिंग, देयरफॉर बैक बॉन्डिंग की अगर हम ऑर्डर की बात करते हैं तो ए वाले में ज्यादा बैक बॉन्डिंग होगा, फिर बी वाले में, फिर सी वाले में, फिर डी वाले में। अब अगर बैक बॉन्डिंग ए में ज्यादा है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, कम होगा, सीधी सी बात है। तो ए का कम होगा, उसके बाद बी आएगा, उसके बाद सी आएगा, उसके बाद डी। तो ऐसा कोई ऑप्शन है, देखिए ABCD जिसमें कम होते हैं दिख रहे हैं आपको। हाँ देखिए अगर हम इसको देखा जाए तो ये ऑर्डर है ABCD, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो सकता है, ठीक है। तो फाइनल ऑर्डर है ये आपका ए। आपको वहां पे समझना है कि कौन से ऑर्डर में कम हो जाए, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो ऑलवेज रिमेम्बर बैक बॉन्डिंग बढ़ता है, ठीक है, बैक बॉन्डिंग यहाँ पे अगर बढ़ता है तो आपका CO फ्रीक्वेंसी क्या होता है, CO फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होता है, इस बारे में इसको याद रखना है, ठीक है, CO फ्रीक्वेंसी आपका कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जहां पे आपको पूछा गया था कि मैग्नेटिक मोमेंट का एक फार्मूला है फॉर D4 मेटल आयन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, म्यू इफेक्टिव विल बी। तो ऑक्टाहेड्रल के लिए अगर हम बात करते हैं तो 3 से 4 अलग अलग फार्मूला है जहां पे मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट किया जाता है, और इसमें ऑप्शन दिया था A इज इक्वल टू म्यू इफेक्टिव इज इक्वल टू म्यू स्पिन ओनली 1 माइनस लैम्डा अपॉन डेल्टा। तो मैं आपको बता दूं स्पिन ओनली का 2 फार्मूला होता है, जहां पे 1 माइनस अल्फा लैम्डा अपॉन डेल्टा ऑक्टाहेड्रल होता है,
और ये जो डेल्टा की अल्फा की जो वैल्यू है यहाँ पे 2 दिया हुआ है, देखिए ध्यान दीजिए 2 अल्फा, तो यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या रखा है, अल्फा इज इक्वल टू या तो हम 2 रख सकते हैं या तो 4 रख सकते हैं। तो अंडर रूट NN+2 ये फार्मूला है, मैं और कुछ नया चीज नहीं लिख रहा हूँ, 1 माइनस अल्फा लैम्डा अपॉन डेल्टा, दिस इज द ओरिजिनल फार्मूला। अभी यहाँ पे 2 आएगा कि 4 ये डिसाइड करता है हमारा ग्राउंड टर्म। तो अगर a इज इक्वल यानी कि ग्राउंड टर्म a है तो वहां पे हम 4 अल्फा रखेंगे, और अगर ग्राउंड टर्म e है तो वहां पे 2 अल्फा रखेंगे, यानी कि अल्फा की वैल्यू 2 रखेंगे। तो आपको दिया गया था D4, हमारा मेन क्वेश्चन यही था कि D4 के लिए आप 4 को रखते या 2 को रखते। अगर आपको ये पता चलता कि फार्मूला में माइनस है तो आपका 2 ऑप्शन ऐसे ही कट जाता, क्योंकि अब प्रॉब्लम यहाँ पे था 1 रखना है कि 2 रखना है, क्योंकि हमारा फार्मूला में प्लस नहीं रहता, माइनस रहता है। अब यहाँ पे समझना है कि D4 के लिए ग्राउंड टर्म या तो A आएगा या तो E आएगा, क्योंकि हमको यहीं पे डिसाइड करना था 2 आएगा कि 1 आएगा। अब मैं थोड़ा सा आपको ऑर्गल डायग्राम की ओर लेके चलता हूँ, जहाँ पे आप देखना D4 सिस्टम के लिए ग्राउंड सिस्टम जो नहीं ग्राउंड टर्म सिंबल होता है E आता है, तो E आता है तो अल्फा इज इक्वल टू 2 रखना है बोला था मैं, ठीक है। तो ग्राउंड टर्म हमारा E है, यानी कि ग्राउंड स्टेट जो टर्म होता है ऑर्गल डायग्राम में D4 और D9 का क्या होता है, E होता है या EG होता है टेट्राहेड्रल के लिए। तो यही क्वेश्चन इसमें था, तो ये इजी था इसमें अगर आप समझते हैं तो, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, दिस इज द ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए 5वां क्वेश्चन भी हो गया हमारा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर इरविंग विलियम सीरीज। जो इरविंग विलियम सीरीज है वो कहता है इट इज अ प्लॉट ऑफ लॉग के अगेंस्ट द बाइवेलेंट मेटल आयन। पहला ऑप्शन कह रहा है ये लॉग ऑफ मतलब इट इज अ प्लॉट ऑफ लॉग के का प्लॉट है अगेंस्ट द बाइवेलेंट मेटल आयन। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है कि लॉग के रिप्रेजेंट द स्टेबिलिटी ऑफ द मेटल लिगेंड बॉन्ड। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि लॉग के वैल्यू डिक्रीज फ्रॉम बेरियम 2+ से मैग्नीशियम 2+। अब यहाँ पे हमारा मेन टास्क है कि इरविंग विलियम सीरीज को हमको याद करना है, ठीक है। इरविंग विलियम से क्वेश्चन कभी कभी बनता है और ये इंपॉर्टेंट है, तो इरविंग विलियम सीरीज से आप क्या करना है, आपको इसको याद करना है, मैं आपको बताऊंगा क्या है ये सीरीज। और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि लॉग के वैल्यू इंक्रीजेस फ्रॉम मैग्नीज टू कॉपर 2+। अब यहाँ पे हमको चारों ऑप्शन को एनालाइज करना है और समझना है कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है इसका। तो इरविंग विलियम सीरीज क्या बताता है, जनरली इट डिस्क्राइब द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय डाइवेलेंट फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल, जो आपका कैल्शियम 2+, मैग्नीशियम 2+, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। तो ये जो सीरीज है, ठीक है, ये जो सीरीज है ये कहलाता है हमारा इरविंग विलियम सीरीज। और पहला जो स्टेटमेंट था वो ट्रू है, क्योंकि ये प्लॉट ऑफ लॉग के स्टेबिलिटी कांस्टेंट वर्सेस लॉग के बीच खींचते हैं ग्राफ को। आपको याद होगा ये वाला ग्राफ इरविंग विलियम का वही ग्राफ होता है जहाँ पे अलग अलग डाइवेलेंट आयन यहाँ पे लिखा जाता है। तो पहला स्टेटमेंट इसका बिल्कुल सही है, ये लॉग के वर्सेस स्टेबिलिटी कांस्टेंट पर खींचा जाता है। सेकंड स्टेटमेंट है log k is related to the stability of the metal ligand, तो हायर द के ग्रेटर द स्टेबिलिटी, इसका मतलब ये है कि हमारा ऑप्शन 2 भी जो है क्या है, रिप्रेजेंट द स्टेबिलिटी ऑफ द मेटल लिगेंड, बिल्कुल ये भी सही है। तो हमारा ए एंड बी सही है। ऑप्शन नंबर सी की तरफ चलते हैं, log k वैल्यू डिक्रीजेस फ्रॉम बेरियम टू मैग्नीशियम। log k वैल्यू क्या बोल रहा है, डिक्रीज फ्रॉम बेरियम टू मैग्नीशियम। यहाँ पे अगर आप ऑप्शन में उसको देखेंगे तो पहली बात तो ये है कि ये बेरियम और मैग्नीशियम का कोई जिक्र ही नहीं करता है, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द इरविंग विलियम सीरीज। ये बेरियम और मैग्नीशियम इसके पार्ट ही नहीं है, तो ये तो खत्म, इसमें बात ही नहीं होगा। विच स्पेसिफिकली कंसर्न द फर्स्ट रो डाइवेलेंट ट्रांसफर मेटल आयन, स्पेशली मैग्नीज टू जिंक। ये मैग्नीज टू जिंक की बात करता है ना, कि इसमें बेरियम और मैग्नीशियम की बात ही नहीं है। मतलब ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल गलत है, तो जिसमें भी ऑप्शन सी उसको पहले काट दो। एक कट गया, 2 कट गया, बचा ए एंड बी और ए बी एंड डी, ठीक है। नाउ लेट अस चेक सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेटमेंट, फोर्थ है ट्रू। फ्रॉम Mn2 टू कॉपर 2 द स्टेबिलिटी जनरली इंक्रीज हो रहा है बोल रहा है। तो चेक कर लेते हैं हमारा सीरीज को। हमारा सीरीज में पहले क्या है, मैग्नीज, कॉपर, कोबाल्ट, हाँ ठीक है, मतलब ये इंक्रीज हो रहा है, कहाँ से कहाँ इंक्रीज हो रहा है। ऑप्शन नंबर फोर्थ कह रहा है कि मैग्नीज टू कॉपर तक इंक्रीज हो रहे हैं, सही बात है। तो ऑप्शन नंबर ए, बी और डी इज द राइट आंसर, तो आप ये आपका सही हो जाएगा।
ठीक है। तो ये हो गया हमारा इरविंग विलियम सीरीज से। और अगर आपको इसको अच्छे से पढ़ना है तो मैं आपके लिए बुक सजेस्ट कर देता हूँ। आप क्या करिए, अजय कुमार का, ठीक है, अजय कुमार का कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की किताब उठाइए और वहां पे आप इरविंग विलियम सीरीज को, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, जिसको लेटेस्ट बुक पढ़ना है वो आपका 8th एडिशन में है, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट आप पढ़िए, वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। रिएक्शन मैकेनिज्म के पार्ट में आपको मिलेगा जहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ सीएफएससी रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द क्लस्टर स्ट्रक्चर ऑफ, एक्चुअली में ऐसा है, टेल्यूरियम 6 4+ बिलोंग्स टू, ध्यान दीजिएगा, अगर किसी मेटल के साथ कोई लिगेंड नहीं है या नॉन मेटल के साथ सिर्फ नॉन मेटल है, तो ये एक अलग टाइप के क्लस्टर में आता है जो कहलाता है हमारा जिंटल आयन। आपने पढ़े होंगे आपके एमएससी की क्लास में, जिंटल आयन या जिंटल क्लस्टर कहते हैं इसको। तो ये पूछा गया था कि ये क्लस्टर कौन से टाइप में आता है, तो ये चारेल फेज स्ट्रक्चर, नेकेड स्ट्रक्चर, हेक्सान्यूक्लियर मेटल क्लस्टर और ट्राइन्यूक्लियर मेटल क्लस्टर। तो मैं आपको बता दूं, जिस मेटल कॉम्प्लेक्स में कोई लिगेंड नहीं रहता है वो या तो जिंटल आयन कहलाता है या तो नेकेड क्लस्टर कहलाता है। इसका स्ट्रक्चर आप क्लियरली देख सकते हैं। ये आपका कैथरीन हाउसक्राफ्ट की बुक का एग्जांपल है। और यहाँ पे जो टेल्यूरियम है ये इस तरीके से बनाता है। तो आप ये ना समझिएगा कि ये हेक्सान्यूक्लियर है, इसका जो स्ट्रक्चर टाइप है ये नेकेड स्ट्रक्चर कहलाता है, जहाँ पे आपको कोई लिगेंड देखने को नहीं मिलेगा। उसी तरीके से बहुत सारे अलग अलग जो नॉन मेटल होते हैं वो जिंटल आयन बनाते हैं। जैसे देखिए, जर्मेनियम का अगर 4 है तो टेट्राहेड्रल है अगर यहाँ पे 5 वाला है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है। और ये आपका 9 वाला कोई है, ये सारे जिंटल आयन के अंदर आते हैं। तो ये ट्राइगोनल ट्राइकैप प्रिज्मेटिक है। और अगर ये 9 के साथ ये 4- आपको दिख सकते हैं कार्बन फैमिली वाला, तो ये मोनोकैप्ड स्क्वायर एंटीप्रिज्म होता है। और बाइकैप्ड स्क्वायर एंटीप्रिज्म, मतलब ये अलग अलग टाइप क्या है, आयन है, जिसका नाम बोला जाता है जिंटल आयन। तो इसका अलग से मैं एक वीडियो बना दूंगा जहाँ पे आपको जिंटल आयन का क्लोजो, नीडो, ये सब आपको पहचानना है। और ये जो टॉपिक है ये वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपको क्लोजो नीडो में मिलेगा ही मिलेगा, जहाँ पे आप बोरेन फैमिली पढ़ते हैं, ठीक है, बोरेन फैमिली पढ़ते हैं। तो अगर आपको पढ़ना है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं बोरेन फैमिली आपको पढ़ा दूंगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप छत्तीसगढ़ सेट की तैयारी कर रहे हैं तो एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और ये आया हुआ है, देखो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, कोई नया क्वेश्चन मैं आपके लिए नहीं लाया हूँ। ये पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो मैं बात कर रहा हूँ। तो जिंटल आयन को बोलते हैं नेकेड स्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलेगा। ये है आपका एमओटी से रिलेटेड क्वेश्चन था, जहाँ पे पूछा गया था विच इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इज पॉसिबल इन द रेडॉक्स स्पेक्ट्रा ऑफ हेक्सासाइनोफेरेट। यहाँ पे आपका आयरन का, एक्चुअली में आपको साइनाइड के साथ एमओटी बन जानना जरूरी है। और यहाँ पे जो एमओटी पूछा गया था वो ट्रांजिशन पूछा गया था कि कौन से ऑर्बिटल से ट्रांजिशन होता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो आयरन का आप कोऑर्डिनेशन नंबर, सॉरी, आयरन का जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा x - 6 = -4। तो ये हो जाएगा -4 + 6 = +2। इसका मतलब ये है कि आयरन यहाँ पे +2 में मतलब D6 हो जाएगा। और D6 में जब इलेक्ट्रॉन भरेंगे लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल में, तो ये लो स्पिन भराता है, तो आप यहाँ ये वाले ऑर्बिटल में भर सकते हैं। ये देखिए आपका पूरा, ये आपका डी ऑर्बिटल है आयरन का, मेटल का। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ये लो स्पिन भराएगा, ये हाई स्पिन है, मतलब सॉरी ये इसका ऊपर ऑर्बिटल है। T2G और EG में स्प्लिट होता है ये, ठीक है, ये आपका आयरन का। बाकी ये जो दिख रहा होगा आपका ये लिगेंड का है, यहाँ पे लिखा है देखो सिग्मा डोमेन पाई एक्सेप्टर, तो साइनाइड दोनों होता है। तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 11 12। तो जो 6 साइनाइड है उसमें से जो 12 इलेक्ट्रॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा और ये हमारा मेटल का इलेक्ट्रॉन है। आपको इस क्वेश्चन कुछ नहीं करना था, एमओटी अगर आपको पता था तो ये पूछा गया था ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होगा, तो ये होमो टू लोमो ट्रांजिशन होता है। एक ये T1U में जाएगा और दूसरा बार ये कहाँ जाएगा, T2U में जाएगा। तो आपका ऑप्शन रहा होगा T2G से, ठीक है, T1U एंड T2U। इस ऑप्शन को देखिए, क्योंकि यहाँ पे हमको ये पता होना चाहिए कि जो मेटल के जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो उसकी कहाँ पे जाएगा, ये आपका ये वाले इलेक्ट्रॉन जगह में जाएगा। मैं इसको वापस लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। थोड़ा सा कोशिश करिएगा समझने का यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअली में। ये मेटल कार्बोनिल का या मेटल क्लस्टर का जो भी आपका एमओटी है, तो ये वाला हमारा डी ऑर्बिटल है। देखो क्या होता है, 3 है, T2G और EG में स्प्लिट होता है। ये एमओटी ये आपका लिगेंड का है। तो मैंने बोला लिगेंड में 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि यहाँ पे हमको क्वेश्चन में 6 साइनाइड दिया हुआ था।
टोटल 6 साइनाइड था और एक का 2 इलेक्ट्रॉन होगा क्योंकि लिगेंड है। तो यहाँ पे 12 रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 इलेक्ट्रॉन कहाँ भराएगा, पहले बॉन्डिंग में जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये तो हो गया हमारा LgO। अब बचा ये मेटल का 1 2 3 4 5 6। और यही आपको पूछा गया था कि मेटल अगर ट्रांजिशन होकर जाएगा तो पहली बार कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा इसके अपने एंटी बॉन्डिंग टी के एंटी बॉन्डिंग में, और दूसरा यहाँ जा सकता है कहाँ पे, T2U में। तो यही ऑप्शन था हमारा। T2U से कहाँ जाएगा, देखिए T2G से T1U और T2U। T1U से तो नहीं जाएगा, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं जाएगा। आपका ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये वापम के जो आंसर शीट दिया हुआ था उसमें भी ये इसका बी सही आंसर था, राइट आंसर था। इसमें कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं था। अगर आप इसको एमओटी के तौर पे पढ़ते हैं, एमओटी में पढ़ते हैं, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन आपके लिए लाया हूं जहां पे आप देखेंगे, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट इफ सोडियम मेटल इज सेकंड विथ नैप्थलीन इन अ नॉन एक्वस सॉल्वेंट। सोडियम मेटल को नैप्थलीन के साथ डिसॉल्व करना है और देखना है क्या होगा, पूछ रहा है वो। सॉल्यूशन इज पैरामैग्नेटिक। क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आपको करना क्या है, आप अगर छत्तीसगढ़ सेट की तैयारी करें या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए जो ब्रह्मास्त्र के काम करेगा वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इतना पढ़िए, इतना पढ़िए, इसमें कुछ भी इंक्लूड हो सकता है। देखो CSIR नेट का क्वेश्चन डालिए, लगाइए इसमें, इसमें आप गेट का क्वेश्चन पढ़िए, और इसमें आप CG सेट का या किसी कोई दूसरे MP सेट है या महाराष्ट्र सेट है, उस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, आपको आराम से, मैं आपको बोल रहा हूँ 40 से 50 क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिल जाएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। सेट में बात करो, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। Solution has oxidizing property. Solution is paramagnetic. The electron of sodium is captured by naphthalene. Solution is not EPR active. अब यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन ये है, ध्यान दीजिएगा। अगर पहला ऑप्शन में कह रहा है कि सॉल्यूशन इज पैरामैग्नेटिक, तो सॉल्यूशन इज नॉट EPR एक्टिव। कहने का मतलब अगर पैरामैग्नेटिक होगा तो EPR एक्टिव होगा, तो ऑप्शन ए के साथ डी नहीं आ सकता। जिस ऑप्शन में ए के साथ डी, इसको पहले काट दो, कट गया, क्योंकि ए के साथ डी आ ही नहीं सकता। अगर ए पैरामैग्नेटिक तो EPR एक्टिव नॉट कैसे होगा। चलिए, तो सॉल्यूशन पैरामैग्नेटिक हो सकता है, क्योंकि सोडियम क्या करता है, अगर किसी सॉल्वेंट में डालते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, या वो पैरामैग्नेटिक सॉल्यूशन हो सकता है। सॉल्यूशन हैज ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। अगर इलेक्ट्रॉन है सॉल्यूशन में तो वो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी क्यों रखेगा, वो तो रिड्यूस करेगा ना सामने वाले को, तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होगा उसके पास, नॉट ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा गलत है। पूछा क्या है, करेक्ट। तो सॉल्यूशन है, ये नहीं होगा, बी नहीं होगा, ए होगा। तो ए के साथ अगर हम बात करते हैं बी, तो किसमें है, ये भी कट गया, बच्चा ए एंड सी। और देखो ए भी गया, बी भी गया, और डी ऑप्शन तो इसी पे चला गया था, तो इसमें चेक कर लेते हैं ए एंड सी आता है क्या। हाँ, ए द इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम इज कैप्चर्ड बाय नैप्थलीन, हाँ ये हो सकता है। तो ए एंड सी आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जहाँ बी एंड डी तो वही काट दें, डी तो हम वैसे ही काट दिए थे ना, डी तो है ही नहीं। तो ये हो गया, हम ऐसे निकाल सकते हैं इस तरीके का आंसर को। चलिए थोड़ा सा चेक भी कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। जहाँ पे आप देख सकते हैं, when sodium metal is second with naphthalene in a non-aqueous solvent as such ether और tetrahydrofuran। ये देखिए सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला और नैप्थलीन एक्सेप्ट, नैप्थलीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, सो द प्रोडक्ट इज अ नैप्थलीन रेडिकल एनायन बनेगा। सो ईच स्टेटमेंट अगर हम चेक करने जाते हैं तो पहला स्टेटमेंट कहता है सॉल्यूशन इज पैरामैग्नेटिक, बिल्कुल सही है, एक इलेक्ट्रॉन है पैरामैग्नेटिक होगा। द नैप्थलीन रेडिकल एनायन कंटेन्स वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट इज व्हाई इट इज पैरामैग्नेटिक। नाउ चेक लेट अप थर्ड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, सॉल्यूशन हैज ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, बिल्कुल गलत बात है, मैंने अभी आपको बताया। सॉल्यूशन के पास रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी हो सकता है, ना कि ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। सॉल्यूशन इज नॉट ESR एक्टिव, ये तो पहले गलत है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए एंड सी। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। इस क्वेश्चन को आपको समझना है और एनालाइज करना है। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन फॉर द वाचिंग वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके लिए और जो रिमेनिंग क्वेश्चनों के लिए लाऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट कि आपको प्रीवियस ईयर की जो सोल्यूशन है, और आप बताइए किस में आपको सोल्यूशन चाहिए, नेट का बनाना है या गेट का बनाना है, तो उस तरीके से हम क्या करेंगे, आपके लिए सोल्यूशन बना के लाएंगे, जहाँ पे आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट में समझाऊंगा। ठीक है, आप बता सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, सर और ये क्वेश्चन लाइए, या किस तरीके से आपको समझना है। बाकी मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन लेके रख दिया हूँ यहाँ पे, और ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में, यानी कि आपके CSR में, सेट में, ये सब आए हुए हैं, उसी का क्वेश्चन है।
तो आज मैं आपको छत्तीसगढ़ सेट का 2024 का क्वेश्चन दिया था, 2024 का रिमेनिंग क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आता हूँ। आप वहां से क्या करिए, एक्सेस कर लेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।